तो देखो ज़्यादातर केस में जो यंग फीमेल्स में जो एपिलेप्सी है वो ऐसी होती है कि एक दवा से कंट्रोल हो जाती है। राइट। रेयरली आप कुछ केसेस में दो दवा भी चलती हैं, बट 90-95% केसेस में वो दवा मतलब सेफ़ होती हैं। प्रेगनेंसी होने के चांस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मोर देन 95% केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉर्मल शादी हो सकती है और नॉर्मल लाइफ बिताई जा सकती है। सर मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि पेशेंट पागल हो गया है, रादर देन उसको हम कंसीडर करने के लिए दिमाग में बुखार है, उसका ट्रीटमेंट एज ए मेनिंजाइटिस कराने की बजाय उनको लग रहा है ये पागल हो गया है, इसको घर रखो, बांध के रखो और अलग अलग तरह के काढ़े वगैरह पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ ब्रेन टॉक। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एल.बी. गुप्ता, जो जे.बी. गुप्ता हॉस्पिटल भिवानी में फिजिशियन और हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर एल.बी. आपका स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर एल.बी., आप जैसे कि भिवानी को बिलोंग करते हैं, भिवानी आपका वर्किंग एरिया है, आई एम श्योर आपके पास वहाँ से आसपास के गांव से और रिमोट एरिया से, राजस्थान साइड से भी पेशेंट आपके आते होंगे। तो जो इस पेरिफेरी में पेशेंट आते हैं उसमें न्यूरो के रिलेटेड पेशेंट क्या क्या आते हैं कॉमनली? सर मेनली हमारे पास मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, आईसी ब्लीड के पेशेंट्स आते हैं। तो प्रेजेंटेशंस काफ़ी लेट होता है जनरली, क्योंकि वो इधर उधर भटक के आते हैं, प्राइमरी केयर उनको मिल नहीं पाता है। बाय द टाइम दे रीच टू अस इट्स क्वाइट लेट एक्चुअली। दीज आर द मोस्ट कॉमन न्यूरो केसेस दैट वी गेट। तो अगर हम बात करें वन बाय वन, जैसे पहले हमने बात करी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पर, तो लोग जो है क्यों मतलब लेट क्या होता है और कितना मिसकंसेप्शन के साथ रहते हैं? सर मिर्गी का दौरा लेट इसलिए प्रेजेंट करता है, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता ही मिर्गी का दौरा आया भी है। जब तक वो जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर ना हो, रेस्ट ऑफ द सीजर्स आर जनरली मिस्ड। As you see that absence seizures, partial complex seizure, they are taken very lightly. गिर गया, भूल गया, किसी ने नहीं देखा और फिर झाड़ा लगवा लिया, गांव में देसी दवाई ले ली और काफ़ी लंबे टाइम तक वो लोग इसी चीज़ पे चलते रहते हैं। जब तक वो हमारे पास आते हैं, ऐसे 5-10 एपिसोड उनको हो चुके होते हैं। फिर जब हम उनको एंटी सीजर मेडिकेशंस डालते हैं, वो कई बार काम करती हैं, नहीं करती, और उसके बाद भी कंप्लायंस बहुत पुअर है। तो जो ये बात है कि मतलब झाड़ फूक वाली, वो मतलब अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है कि ये मतलब ये वाकई में बीमारी है या कुछ ओपरी पराया है? सर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। कई लोगों को लगता है माता चढ़ गई है, कई लोगों को लगता है ये बुखार है जो नहीं जा रहा है, एलर्जी है और हम जब दवाई लेंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, अब ये ज़िंदगी भर छूटेगी नहीं, हमारी माँ मर गई थी। तो देयर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके पीछे लोकली जुड़ी हैं, जो प्रभावित करती हैं लोगों को मेडिकेशन लेने से। जो कभी सिचुएशनल अगर दौरा आता है, जैसे घर में कोई डेथ हो गई या कोई फंक्शन हुआ, फंक्शन में नींद नहीं आई और दौरा आ गया, तो लोग उसको उस सिचुएशन से लिंक करने की कोशिश करते हैं, बजाय एक प्रॉपर डायग्नोस कराने के या ट्रीटमेंट करने के। तो जो ये कंसेप्शन है कि अगर हम दौरा आया और दवाई शुरू करेंगे तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, ये कितना कॉमन है? मतलब इसका सर क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्पेशली मैं कहूँगा ये यंग फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है जो अनमैरिड हैं। एक्चुअली उनके पेरेंट्स काफ़ी घबराते हैं इसको डिस्क्लोज करते हुए शादी के टाइम पे, कि हमें अगर उनको बताया सामने वालों को कि लड़की मिर्गी के दौरे की दवाई खाती है, क्या पता है ज़िंदगी भर शादी ना हो। सबसे बड़ा फियर ये है। दूसरा ये है कि अगर हम बताते भी हैं और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उसके बाद मान लो किसी वर्ष उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे वो रिकवर नहीं करती, तो ससुराल वाले लड़की वालों पे उसको ब्लेम करते हैं कि आपने हमें पहले नहीं बताया। और जैसा देखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म पे एंटी सीजर मेडिकेशंस पे होते हैं, दे आर वेरी प्रोन टू डिप्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो साथ साथ आती हैं, तो इसका जो सोसाइटी पे असर है, स्पेशली फॉर यंग फीमेल्स, दिस इज़ वेरी बैड। तो मतलब जो ये जेंडर बायस है, हाँ जी, कि अगर यही चीज़ लड़के को होती है तो दिक्कत नहीं आती है? इतनी दिक्कत नहीं आती है सर, फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। स्पेशली अगर यार लड़का अच्छी जॉब में है, ठीक से इनकम कमा रहा है, तो फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब अगर लड़की कमा भी रही है
और सीजर आते हैं तो भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, उनको लगता है वो हमारी सेवा नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं पाल पाएगी, खुद का तो ध्यान रख नहीं पा रही है। ये हम डेली में ऑलमोस्ट, आप यूँ सोचो कि हम रोज ओपीडी बेसिस पे इस चीज़ पे डील करते हैं, हम वर्क करते हैं, उनको बहुत काउंसलिंग कराने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। बट काफ़ी लोग सोचते हैं तो लेते हैं, बट आई थिंक 80% इस चीज़ को नहीं समझ में पाते हैं। तो मतलब एक साइकोलॉजी बन गई है कि एक आध दौरा आता है तो कोई बात नहीं, बट हम दवा नहीं लेंगे क्योंकि अगर लेंगे तो शादी में दिक्कत आ सकती है। तो इसका अगर हम एक साइंटिफिक सॉल्यूशन सोचें तो देखो, ज़्यादातर केस में जो यंग फीमेल्स में जो एपिलेप्सी है वो ऐसी होती है कि एक दवा से कंट्रोल हो जाती है। रेयरली या कुछ केसेस में 2 दवा भी चलती हैं, बट 90-95% केसेस में वो दवा मतलब सेफ होती है। प्रेगनेंसी होने के चांस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मोर देन 95% केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉर्मल शादी हो सकती है और नॉर्मल लाइफ बिताई जा सकती है। तो वो जो रिस्क है वो लेस देन 5%। बट समाज को या सोसाइटी को शायद उस लेस देन 5% को समझने में टाइम लगता है। उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम 95%। राइट, एक्चुअली ठीक है। तो आइडियली मतलब जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है शादी को लेके, तो जो हम सजेस्ट करते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि नहीं, दवा को लेना है, दवा को लेते हुए शादी करना बेटर है, क्योंकि अदरवाइज अगर शादी के दौरान सीजर आ जाए या शादी के तुरंत बाद सीजर आए तो वो भी शादी में फिर दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम प्रेफर करते हैं कि अगर लड़के को सीजर है तो भी और लड़की को सीजर है तो भी वो एक दूसरे को बताएं, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट मीटिंग में ही बताएं, पहले एक दूसरे को समझ लें, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाए। अगर हमने लड़के को या लड़की को आपस में डिस्क्लोज कर दिया है तो फिर कोई ऐसी इशू नहीं है। फैमिली पेरेंट्स का आपस में डिस्कस करना इसके बारे में ज़रूरी नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट ज़रूरी है लड़के का और लड़की का आपस में इस टॉपिक को डिस्कस करना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर लाइफ पार्टनर इस बात को समझता है कि मुझे मालूम है इस बीमारी में रिस्क ज़्यादा नहीं है, मुझे मालूम है कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी जा सकती है, तो एक सक्सेसफुल मैरिज होने के चांस ज़्यादा है। सर ये पार्ट आई थिंक टायर 2 टायर 1 सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। टायर 3 में भी समवट हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट गांव में वो मिलता ही नहीं, वो बात ही नहीं कर सकते। उनके सारे डिसीजन उनके दादा ताऊ सारे मिलके लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में वो थोड़ा सा, उस केस में हमें आई थिंक हमें थोड़ा एजुकेशनल जाना पड़ेगा, डोर टू डोर हमारे फ्लायर्स भेजने चाहिए उनको, जिनको सीजर है उनके लिए एक डेडिकेटेड एपिलेप्सी क्लिनिक्स होने चाहिए, जहाँ पे उनको बैठा के एक्चुअली में समझाया जाए ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। ठीक बात। अगर फर्स्ट सीजर हुआ है 6 महीने देंगे, 6 महीने बाद मेडिसिन बंद भी हो जाती हैं। अगर दूसरा सीजर नहीं आया तो सर ये मोर देन रादर देन मिसकंसेप्शन, इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस दैट इज कॉजिंग इट। एग्री। मतलब वो मिसकंसेप्शन इसलिए बन रहा है कि उनको नॉलेज नहीं है ना। हाँ। और जो नॉलेज उनको कहीं से मिलती है वो गलत नॉलेज मिलती है, तो इस वजह से वो कंसेप्शन बन रहा है। जो हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे पेरिफेरी में, तो स्ट्रोक को लेके क्या मिसकंसेप्शन रहता है? सर स्ट्रोक के साथ मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम गांव में थे, मतलब पेशेंट आया मेरे पास, तो स्टार्टिंग ही था, आया बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट की हिस्ट्री दे रहा था, लकवा था उसको राइट साइड का, सीटी कराया, कोई ब्लीड नहीं था। तो वी एडवाइस कि हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं और यू टेक हिम टू द सेंटर जहाँ थ्रोम्बोलाइज हो सके। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम गाँव में जाएंगे। ठीक बात। वो गाँव में चले गए। गाँव में गए, उन्होंने क्या लिया क्या नहीं लिया वो कूट के, पंडित जी ने कोई दवाई दी, वो खाई। वो जनरली लोग कहते हैं अफीम है, समझ गया। तो वो ठीक हुए नहीं हुए कोई नहीं पता, बट out of 100 50% are still following that treatment or 50% are not following that treatment, and the person who they are going to is very smart. ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता ही, उसको पता है सीटी कैसे पढ़ते हैं, उसको पता है स्ट्रोक है या ब्लीड है, मेरे को इसको ठीक करना है या नहीं करना। जब ब्लीड होता है वो नहीं देखते उनको, वो भेज देते हैं, रेफर कर देते हैं, और जब स्ट्रोक होता है दे ट्राई टू मैनेज देमसेल्व्स। देखो, जो एक्चुअली जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक की खास बात यही है कि जो वीकनेस होती है वो 90% केसेस में जब स्टार्ट हुआ तब सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेचुरल रिकवरी होती ही होती है। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूक कराएं, ना लेके जाएं, 90% केसेस में नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है।
बट 10% केसेस में वो जो है वीकनेस बढ़ सकती है, एडिमा बढ़ सकती है, एडिमा बढ़ सकता है, स्पेशली अगर स्ट्रोक बढ़ा है तो। बट हमारा पर्पज़ क्या है, क्यों हम इसको फास्ट देखना चाहते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को, कि अगर 3 घंटे के अंदर हमारे पास पेशेंट आ जाता है या 3 से 4.5 घंटे तक भी आ जाता है और कोई आर्टरी बंद है और हम इंजेक्शन दे देते हैं तो वो खुल सकती है। राइट सर। और इवन 24 आवर के अंदर भी अगर इंजेक्शन से नहीं तो अंदर से जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं ऐसे ऊपर जाके उसको एम्बोलेक्टमी करके जो क्लोट है उसको सक करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं और उनको हमेशा ऐसे सेटअप में जाना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें हो सकें। राइट। और आई एम श्योर अब जो है ज़्यादातर मतलब ड्रेनेज एरिया ऐसे हैं जहाँ पे घंटा नहीं तो 1-1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर तो आप इजीली पहुँच सकते हैं ऐसे सेंटर पे जहाँ इंजेक्शन लग सकता है। और इंजेक्शन लगवा के आप फिर बड़े सेंटर जा सकते हैं जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो वो वायर से क्लोट को निकाल सकते हैं। जो ये झाड़ फूक वाला है या जो भी दवा देते हैं अल्टरनेटिव, कहने को वो कई बार बोलते हैं कि हम देसी दवा दे रहे हैं, बट हकीकत ये है कि उनका पर्चा देखोगे तो उसमें भी अंग्रेजी दवा होती है। राइट सर, इकोस्प्रिन दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बजाय एक पढ़े लिखे या एक एक्सपर्ट स्ट्रोक के डॉक्टर से आप अंग्रेजी दवा लें, आप देसी उससे अगर अंग्रेजी दवा लेंगे तो डेफिनेटली कई बार वो काउंटर रिएक्ट भी कर सकते हैं। राइट। तो कुछ ऐसे और कोई स्ट्रोक के अलावा कोई और पेशेंट ऐसा जो जिसमें अवेयरनेस आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा की जरूरत है? सर मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि पेशेंट पागल हो गया है, रादर देन उसको हम कंसीडर करने के लिए दिमाग में बुखार है, उसका ट्रीटमेंट एज ए मेनिंजाइटिस कराने की बजाय उनको लग रहा है ये पागल हो गया है, इसको घर रखो, बांध के रखो और अलग अलग तरह के काढ़े वगैरह पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट जब तक हमारे पास पहुँचता है वो कोमेटोस पहुँचता है जनरली और बहुत मुश्किल से उसको निकाला जाता है। तो ये जो है कि ये अगर कोई बिहेवियर प्रॉपर नहीं कर रहा है, यंग लड़का है, यंग लड़की है, तो उसमें कई बार फैमिली को लगता है कि ये तो कुछ ऊपरी पराया है या पागलपन है, इस वजह से कर रहा है। राइट। वर्सेस ये न्यूरो की प्रॉब्लम, इसको हम कैसे अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम ये बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है अचानक, जो लड़का या लड़की अब तक बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहा था, सही जॉब कर रहा था और एक दिन या 2 दिन में अचानक ऐसा होने लगे, या सिर दर्द साथ में हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो ये कोई पागलपन का या कोई ऊपरी पराये का चक्कर नहीं है। ज़्यादातर केस में इसका मतलब ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, ब्रेन में कोई सूजन है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है और इमीडिएटली उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर किसी को पहले से ही साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, भाई कोई डिप्रेस रहता है, किसी को उदासी रहती है या बहकी बातें करता रहता है कई सालों से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर अचानक शुरू हुआ है तो उस केस में डेफिनेटली हमको एक बार ब्रेन एक्सपर्ट को दिखाने की ज़रूरत है कि कुछ और तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। राइट। ट्रीटमेंट वाइज, फैसिलिटी वाइज कैसा है, मतलब टायर 3 में जो सर आजकल सारी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, इवन मैं कहूँगा गांव भी डेवलप हो गए हैं, टायर 3 तो छोड़ो, हम सब करते हैं, हम LP भी करते हैं, हम CSF टैपिंग, उसका कल्चर, ऑटो एंटीबॉडीज़ भेजना, CMRI, EEG एंड स्ट्रोक के लिए थ्रोम्बोलाइसिस, ये सब टायर 3 में शुरू हो गया है। और इवन न्यूरो सर्जरी फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल, बट एम्बोलेक्टमी अभी तक नहीं आया है, उसमें अभी टाइम लगेगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि इवन आपके आसपास के शहर के एरिया में भी अब एटलीस्ट फर्स्ट एड अच्छा मिल गया। राइट। और जो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर उस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं है तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उस लेवल पे भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि एटलीस्ट जो एक अच्छा फर्स्ट एड मिलना चाहिए, जैसे लकवे का पेशेंट, उसको 2-3 घंटे के अंदर ही इंजेक्शन मिलना है या 4-4.5 घंटे के अंदर, तो आप वो तुरंत वहाँ लगवा सकते हैं, बजाय आप 2 घंटा ट्रैवल करके कहीं और लगवाएं। क्योंकि ऐसे केसेस में जितना जल्दी इंजेक्शन लगता है उतना जल्दी फ़ायदा होने के चांस होते हैं। टाइम इज सिमिलरली अगर किसी को बार बार दौरे आ रहे हैं, स्टेटस आ रहा है, तो आप वो 2 घंटा हॉस्पिटल भेजने की ट्रैवल करने की बजाय आप पहले फर्स्ट एड में इंजेक्शन लगवा के उसको स्टेबल करके फिर शिफ्ट कर सकते हैं। राइट।
और सर हम हाँ। आजकल वहाँ पे जैसे लोगों को घर पे क्या हो जाए, मतलब घर पे आईवी एक्सेस नहीं होता, जी जी हम स्टेटस में पेशेंट चला जाता है, जी। तो वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन। हम रूटीनली सबको बताते हैं कि सबक्यूटेनियस स्प्रे ले लो, ताकि आप स्प्रे इट ऑन योर नेक, सो दैट वो वहाँ पे कुछ तो मिले उसको। समझ गया समझ गया। अभी तो स्टेटस में जैसे मिडाजोलम का नेजल स्प्रे भी आ आ रहा गया है, है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट उसको अप्रिशिएट भी बिल्कुल। करते हैं। डॉक्टर एलबी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी। और आज का हमारा डिस्कशन डॉक्टर एलबी से जो टायर 3 एरियाज़ हैं, टियर 3 या जो गांव से जो लोग पेशेंट आते हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं, उनकी अवेयरनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है आज। थैंक यू डॉक्टर एलबी। थैंक यू सर। आपका धन्यवाद।